तेरी वो रफ्तार हो चोरों के से भी ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वतों की नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। स्वागत है दोस्तों आपकी लो की पाठशाला में। तो दोस्तों आई एम हेयर योर एस जी सर, हेयर टू डिलीवर द टॉपिक ऑन द बिजनेस लो। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 की। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड करके रख दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आई होप कि आपने देख लिया होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट का डिस्कशन करने के लिए। आई होप कि आप प्रॉपर सुनोगे और समझोगे। भाई देखो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई बुकलेट है तो आप वो ओपन कर सकते हो, नहीं है तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हो। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे एसजी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए 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 दोस्तों, बात करते हैं अपन कंपनीज एंड इट्स फीचर के बारे में। कंपनीज एंड इट्स फीचर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए भी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए भी, और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। बट आज बात करते हैं, चलो भाई, कंपनी मीन्स एंड इट्स फीचर। अपन आज ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्या है मीनिंग? अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, invisible, intangible, existence only in the completion of law, being a mere creation of law, it possess only those property which the character of its creation confer upon it, either expressly or an accidental to its very existence। देखो भाई, ये जो है ना, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, ये है पूरा लॉ, मतलब लॉ, ये लॉ में लिखी गई है ये डेफिनेशन। ठीक है भाई, इसका मतलब यही है कि कंपनी है ना, वो एक आर्टिफिशियल होती है। ठीक है उसका एग्जिस्टेंस है ना, वो लॉ के अंदर ही होता है। ठीक है, कंप्लीशन इज लॉ। ठीक है, और भाई ये क्रिएशन है, मतलब एक कंपनी है ना, उसको कौन क्रिएट करता है? एक लॉ ही क्रिएट करता है। ठीक है, और ये वो प्रॉपर्टी यूज करती है जिसका क्रिएशन कॉन्फर है, मतलब लाइक अपन बोल सकते हैं कि भाई ये उस प्रॉपर्टी को होल्ड करती है जिसकी मालिक ये खुद ही है। ठीक है दोस्तों, एंड आइदर एक्सप्रेसली और एक्सीडेंटली। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वाली डेफिनेशन जो मीनिंग है ना, मैंने बता दिया है कि एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। दूसरा क्या नाम है, ये लॉ से क्रिएट होती है। तीसरा क्या नाम है, ये लॉ के अंदर रजिस्टर होती है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट ये ही इसकी बारे में बताया जा रहा है। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हैने एक कोई लॉ का बहुत बड़ा बंदा था जिसने डेफिनेशन दी थी कंपनी की। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सेशन एंड अ कॉमन सील। देखो भाई, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसके अंदर इसने फीचर्स तक इंक्लूड कर दिए। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसने फीचर्स तक इंक्लूड कर दिए। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, और एक परपेचुअल सेशन होता है, और एक कॉमन सील होती है। ये जो 5 के 5 जो मैंने बताए हैं ना आपको, ये सारे के सारे क्या है, ये फीचर्स है। ठीक है, हैने ने ये सारे के सारे इंक्लूड कर दिए किसके अंदर? कंपनी। हाँ, आप डेफिनेशन ये लिख के आ सकती हो पेपर के अंदर, बट मेरा सुझाव जो बोलता है ना, आपको डेफिनेशन लिख के आनी। ये सेक्शन 2 क्लोज 20 में बताया गया है। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म कंपनी। उसने डिफाइन कंपनी क्या है, एक बार मेरे साथ बोलना, कौन सा सेशन ने कंपनी डिफाइन करी है? सेक्शन 2 क्लोज 20 ने डिफाइन करी है कंपनी को। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। कोई भी कंपनी क्या तो 2013 वाले एक्ट के अंदर एप्लीकेबल हुई है,
या फिर 1956 वाले एक्ट के अंदर एप्लीकेबल हुई है, उन सभी को अपन क्या बोल लेंगे दोस्तों, उन सभी को अपन बोल लेंगे कंपनी, उन सभी को अपन क्या बोल लेंगे, कंपनी। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोबारा से रिपीट करना कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 ने अपनी कंपनी को डिफाइन किया है, क्या बोला है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई भी कंपनी जो कि 2013 के एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर कोई प्रीवियस कंपनीज लो, कोई प्रीवियस कंपनी लो अपन ने पहले चैप्टर पहले पार्ट में पढ़ के आए थे, कौन सा 1956 वाले के अंदर कोई भी एप्लीकेबल हुई है, उनको अपन क्या मानेंगे, उनको अपन दर्जा देंगे कि ये कंपनी है, ये कंपनी है। आई होप कि जितना भी अभी तक समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ द कंपनी के बारे में, फीचर्स ऑफ द कंपनी के बारे में। आर यू रेडी, आर यू रेडी? या आई नो भाई आप सब रेडी हो पढ़ने के लिए, तो चलिए चलिए चलिए। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, देखो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, फिर अपन बात करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन फ्लो भी आएगा, वो बहुत मजेदार है, मैं समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो कि ये है रिलायंस, रिलायंस, और ये हूं मैं एसजी सर। मान लो कि भाई मेरे को किसी ने बोला कि ये ना आप रिलायंस का एक शेयर ले लो, रिलायंस, आप रिलायंस बोल दो, रिलायंस SHRD कुछ भी कर दो, मतलब रिलायंस की एक फर्म है, या फिर आप बोल सकते हैं रिलायंस की एक कंपनी है। मेरे को किसी ने बोला कि आप है ना रिलायंस के एक शेयर ले लो, मैं गया, मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया, मैंने रिलायंस के एक शेयर ले लिया, एक शेयर ले लिया, रिलायंस ने मेरे को एक शेयर दे दिया। ठीक है, मैं क्या हो गया, रिलायंस का शेयर होल्डर हो गया। क्या मेरे को एक बात बताओ, मैं कंपनी में जाके मालिक का दर्जा ले सकता हूं? मैंने बस ओनली एक शेयर ले रखा है, नहीं ना भाई। मैं कंपनी में जाके वर्कर को तो ये नहीं बोल सकता ना थप्पड़ मार के, ओए जा पानी लेके आ, मैं मालिक हूं इसका, कंपनी का, मैंने एक शेयर होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब बात करें मुकेश अंबानी की, सुनना भाई, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक क्यों बोला जाता है? भाई मुकेश अंबानी ने इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, इसलिए वो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बनाया गया है। मालिक नहीं है मतलब सारे डिसीजन मुकेश अंबानी के तहत में लिए जाएंगे, मतलब उससे डिस्कशन करके लिए जाएंगे, क्योंकि इसने मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रखे इस कंपनी के। ठीक है ना, जब भी इसको मालिक का एक दर्जा दिया गया है कंपनी के अंदर। ठीक है, ये बोला जाता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर अलग होता है, कंपनी अलग होता है। ठीक है ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में क्या होता है, शेयर होल्डर अलग होता है कंपनी से, और कंपनी अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन, फिर दोबारा से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज कनेक्टेड विद द लीगल पर्सनैलिटी। मान लो कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, ठीक है भाई, मान लो कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, लाइक मान लो HRD कंपनी खोलना चाहता हूं। ठीक है, मैं तो भाई एक बात बताओ, अगर ये कंपनी कोर्ट के अंदर रजिस्टर होगी ना, इसके अंदर लीगल पर्सनैलिटी आ जाएगी, मतलब इसके अंदर कानून के जो लॉ है ना वो एप्लीकेबल होने चाहिए जब भी ये रजिस्टर होगी। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एंड पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। अब जो ये कंपनी रजिस्टर होगी ना, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सेम राइट और पावर आ जाएगी जो कि ह्यूमन बीइंग्स के पास होती है, सेम राइट और पावर आ जाएगी जो कि ह्यूमन बीइंग्स के पास होती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। जो इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो क्या है, सेपरेट है और डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है इसके मेंबर की तरह। मान लो कि भाई अब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर ऑब्वियसली बात है क्या होता है कि कैपिटल खानी होती है, तो भाई इसके अंदर पता नहीं कितने मेंबर होते हैं, मेंबर इन द सेंस कि मान लो कि भाई शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर होंगे, कितने शेयर, भाई ये सब अलग है, ये सब अलग है, ये सब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सारे के सारे मालिक है। हाँ, इनडायरेक्टली मालिक है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मैं मालिक हूं। ये नहीं है कि भाई जाके सारे के सारे चढ़ जाएंगे कि हम कंपनी के मालिक है क्योंकि मैंने एक शेयर ले रखा, किसी ने 2 ले रखा, किसी ने 4 ले रखा, किसी ने 5 ले रखा। नो, ये जाके ऐसे चढ़ नहीं सकते।
ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली मालिक है, पर डायरेक्टली मेजोरिटी जो शेयर जो होल्ड करता है ना उसको वो क्या नाम है डायरेक्टर, या फिर बोल सकते हैं उसको वो मालिक बना सकते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन होता है। आगे पढ़ेंगे अपन ये, ठीक है दोस्तों। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, जो अब मैंने ये वाली जो कंपनी एस्टेब्लिश करी है, एस्टेब्लिश मतलब इनकॉर्पोरेट करी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके हिसाब से मैं मेरी खुद की प्रॉपर्टी ले सकता हूं। हैविंग एन बैंक अकाउंट, मैं इस कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूं, बैंक में जाके रेज लोन एंड इंकर लाइबिलिटी, लोन को रेज करवा सकता हूं, मतलब मैं बैंक में जाके लोन मांग सकता हूं इस कंपनी के थ्रू। लाइबिलिटी इंकर करवा सकता हूं, लाइबिलिटी मतलब इनकर करवा सकते हो। और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कंपनी मान लो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बनाने खोली है, ठीक है। अब दूसरी कंपनी आई, मतलब दूसरी कोई बंदा आया कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऑब्वियसली की बात है मैं इसके बीच में और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता हूं और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, द लीडिंग केस लॉ ऑफ मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी। भाई प्लीज अंडरलाइन दिस, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। आप इसके अंदर बताया कंपनी डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अ मेंबर डज नॉट हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मान लो कि भाई मैं एक कंपनी खोल रखी है और मैंने उस कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे और मैंने इंश्योरेंस ले रखे अपने नाम से। कल को मान लो वो कंपनी के अंदर आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी मेरे पास आई, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि सर देखो मेरी कंपनी की आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम नहीं देगी, क्योंकि मैंने भाई मेरे नाम से इंश्योरेंस के लिए रखा है। बट अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी में मैंने बोला था कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर भाई अपने बेनिफिट के लिए कंपनी को कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं केस लो, मेरे साथ एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, ये वाली जो केस लो है पढ़ेंगे समझेंगे। मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एमसीक्यू नहीं, सॉरी एमसीक्यू नहीं सर भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में, ये जो अभी समझाऊंगा मैं मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस का जो केस लो समझाऊंगा ना, वो डिट्टो आपकी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फीचर्स के अंदर अप्लाई हुआ है, ठीक है। प्लीज बीकॉम वाले बच्चों सुन लो, आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस लो, ठीक है। अगर आपको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बोले तो आप ही केस लो मार्क करके आना, सच में सैल्यूट करेंगे भाई वो टीचर आपको, ठीक है। और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों भाई आपके लिए तो केस लो ऑब्वियसली की बात है इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। पहला केस लो है कंपनी एक्ट का ये वाला, ठीक है। अब समझना, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्या बताएगा। फैक्ट ऑफ द केस क्या था, मैक्योरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ द टिम्बर कंपनी, मतलब एक मैक्योरा था, अभी साथ साथ प्लॉट करेंगे। एक मैक्योरा था, इसका नाम था मैक्योरा, एक कंपनी थी, ठीक है। इसने मतलब एक शेयर नहीं ले रखा था, मतलब और मतलब आप मान लो कि 99% शेयर होल्डिंग किसकी थी, इसकी थी, ठीक है, इस कंपनी में। और कंपनी किसका काम करती थी, टिम्बर का, टिम्बर मतलब लकड़ी लुकड़ी का काम करती थी। ही वॉज द मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये शेयर होल्डर भी था और क्रेडिटर भी था, मतलब इसने कंपनी को लोन भी दे रखा था, ठीक है। एम इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर इन हिज ओन नेम, तो भाई एम को क्या था, घबराहट हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, यार मैंने एक कंपनी के अंदर इतने मोटे रुपए लगा रखे हैं, हालांकि मैं उसका क्रेडिटर भी हूँ, भाई उसको नींद नहीं आ रही, उसका सांस अटक रहा है। उसने क्या किया, उसने उस कंपनी के नाम से इंश्योरेंस करवा लिया खुद के नाम पर, मतलब इस कंपनी का है ना इंश्योरेंस करवा लिया खुद के नाम पर। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, अब उसके अंदर आग लग गई, इस कंपनी के अंदर आग लग गई, ठीक है। एम क्लेम इंश्योरेबल कंपनसेशन, भाई जो एम है ना, एम ने फोन करा इंश्योरेंस कंपनी को, कंपनी 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 हाँ बोलो क्या हुआ, ये बोले कि इस कंपनी के अंदर आग लग गई, बोले आते हैं रुको, जरा रुको हम आते हैं, हम चेक करते हैं कैसे आग लग गई, ठीक है। भाई ये इंश्योरेंस कंपनी पहुंची, इस कंपनी के बारे में देखा, हाँ ठीक है। अब इसने बोला कि भाई मेरे को कंपनसेशन दो इस कंपनी का, मतलब इस कंपनी का मैंने इंश्योरेंस ले रखा था आपसे, तो आप मेरे को क्या करो, कंपनसेट करो इस कंपनी का,
ठीक है। अब द इंश्योरेबल कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर एज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी फॉर ही एज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन दैम। पर इंश्योरेबल कंपनी जो थी ना, उन्होंने उस मैक्यूरा की गुद्दी पकड़ी, उठाया, बोला नहीं दूंगी, जा जा तेरे को जो करना है वो कर ले, नहीं दूंगी। क्योंकि एक शेयर होल्डर, भाई ये तो ओनली शेयर होल्डर था ना, शेयर होल्डर के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को जाके छेड़े, ठीक है। उसके पास कोई भी राइट नहीं है, और ये ऐसे नहीं कह सकता कि मैं उस कंपनी का मालिक हूं। शेयर होल्डर है, ठीक है ना, शेयर होल्डर ही रहेगा, उसके पास कोई भी लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी के अंदर, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार केस लो, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस लिमिटेड 1925 का केस लो क्या था कि एक मैक्यूरा नाम का बंदा था, ठीक है, उसने मेजोरिटी शेयर होल्ड कर रखे थे, मतलब 99% शेयर होल्डिंग कर रखी थी, और एक मेजोरिटी क्रेडिटर भी था वो उस कंपनी का। कंपनी किस में डीलिंग करती थी? कंपनी करती थी टिम्बर के अंदर डीलिंग, ठीक है ना। अब उसको घबराहट होने लगी कि भाई मैंने सारे के सारे पैसे उस कंपनी में लगा दिए, कल को मान लो उस कंपनी के अंदर कुछ भी हो गया तो क्या होगा, मेरे घर परिवार चला जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उस कंपनी के अंदर क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया खुद के नाम पर, ठीक है। कल को आगे जाके क्या हुआ, मतलब आगे जाके क्या हुआ, उस कंपनी के अंदर आग लग गई। इसने मैक्यूरा ने फोन करा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, कंपनी को कहा कि भाई जो जिसका मैंने क्या ले रखा था, इंश्योरेंस ले रखा था ना, वो कंपनी फूक गई है, वो कंपनी उड़ गई है, उस कंपनी को आग लग गई है, मेरे को कंपनसेशन करो, मेरे को कंपनसेट करो। मैं अब इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पहुंची, उसने देखा कि भाई हाँ आग तो लगी है, आग तो लगी है, बट ये वाला जो है ना, ये इसको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस को, मतलब मैक्यूरा को है ना कंपनसेशन नहीं देंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी ने मैक्यूरा की गुद्दी पकड़ी, कहते क्यों दूं तेरे को क्या नाम है कंपनसेशन। मैक्यूरा ने बोला कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, भाई इसने बोला कि मैंने मेरे नाम से इंश्योरेंस करवा रखा है इस कंपनी का। इंश्योरेंस वाले ने फिर उसके दो थप्पड़ मार के बोले अबे तू शेयर होल्डर है, तेरे पास ये कोई राइट नहीं है इस चीज का, तेरे पास कोई राइट नहीं है भाई इस चीज का, तू नहीं करवा सकता ऐसे, तेरे पास कोई इक्विटेबल और लीगल राइट नहीं है, कंपनी की तू प्रॉपर्टी को छेड़ रहा है, ठीक है। तो इसके फिर एट लास्ट में मैक्यूरा को इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं मिला। आई होप कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी और केस को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन क्या बोलता है भाई, अब सुनो, मेंबर मे बी डाई और चेंज, मेंबर डाई मर गया या फिर चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाइंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। एक कंपनी है, टाटा की कंपनी लेते हैं भाई, टाटा की कंपनी थी, ठीक है, टाटा की कंपनी थी भाई। सबसे पहले किसने बताई, टाटा, जो रतन टाटा के फादर ने चलाई थी। आज वो है नहीं है ना, एक्सपायर हो चुके, मतलब डेड हो चुके, खत्म हो चुके। जब भी कंपनी चल रही है ना, तो कंपनी में ये बताया चाहे मेंबर मर जाए, चाहे मेंबर चेंज हो जाए, पर जो कंपनी है ना, ये कंपनी वो चलती रहेगी, क्योंकि वो किसके लिए बनी ना, किससे बनी है, एक्ट से बनी है, स्पेसिफाइड एक्ट बनी है। और कौन सा एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट से वो बनी हुई है। द शेयर ऑफ द कंपनी में बी चेंज हैंड इनफाइनेटली बट दैट डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। लाइक मान लो कि आज मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल से समझ आता हूं ये वाला पॉइंट क्या था। मैंने आज मान लो टाटा का शेयर खरीद लिया, ठीक है, टाटा का शेयर खरीद लिया। कल को मैंने टाटा का मान लो मैंने 100 शेयर खरीद लिए, मैंने बेच दिए टाटा, मतलब मैंने फिर खरीद लिए, अब आगे जाके मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैंने 100 के 100 बेच दिए। कल को दूसरा बंदा जाके 100 शेयर खरीद रहा है, कल को मान लो 200 शेयर और कोई खरीद रहा है। ये क्या हुआ कि भाई कंपनी के जो शेयर है ना, वो चाहे चेंज होते रहे, हैंड इन्फिनिटली चेंज होते रहे, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी है ना, उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड अ लॉ अलोन कैन ब्रिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ। आप बताया गया कि जो कंपनी है ना,
वो किससे बनी हुई है? कंपनी बनी हुई है आपके किससे? लॉ से क्रिएट हुई है, लॉ से क्रिएट हुई है। और इसको खत्म कौन कर सकता है? इसको खत्म कर सकता है आपका कानून, आपका लॉ खत्म कर सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मान लो कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर है ना वो सारे के सारे लड़ाई लुड़ाई करने लग गए, फिर उसने बंद कर दी। नो भाई, बंद नहीं होगी। मान लो कि भाई एक कंपनी है, उसके अंदर 5 मेंबर है, पांचों के पांचों घूमने चले गए थे, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। उनके ऊपर फायरिंग हो गई, वो खत्म हो गए। तो ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। नो, कंपनी तो चलती रहेगी भाई। कंपनी बंद कब होगी? कंपनी बंद इसलिए होगी जब कोई ना कोई, मतलब जब आपका जो लो है ना उसको बंद करे। आप मान लो कि कंपनी में बता कुछ रहे हो, मतलब मैं एक कंपनी मैंने खोली, मैंने फाइनेंशियली खोली, पर मैं खोल रहा हूं वहां पर क्या नाम है, इलीगल काम। इलीगल काम क्या? कौन सा? स्मैक सप्लाई कर रहा हूं, ड्रग सप्लाई कर रहा हूं। तो भाई मेरे को कोर्ट आके कह देगी तू भाई बंद कर इसको और पेनल्टी भर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा ना कि मान लो भाई हम 10 मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर हम जा रहे थे कहीं पर, मतलब वो क्या नाम है, रिवर क्राफ्टिंग करने की। अब वो क्या हुआ, रिवर क्राफ्टिंग कर रहे थे, वो हमारी जो वो थी ना, क्या नाम है, जिसमें हम बोट, वो बोट गुड़ गई, हम गुड़ गए तो हम सारे के सारे खत्म हो गए। ये थोड़ा ना कि कंपनी बंद हो जाएगी। नो, कंपनी बंद नहीं होगी भाई, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि और कोई डायरेक्टर आ जाएगा, मान लो कि मेरे लीगल हायर्स आ जाएंगे, जो 10 बंदे की लीगल हायर्स, वो काम कर लेंगे उस कंपनी के अंदर, ठीक है। ओके, समझ में आया। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। मैंने बताया ना कि मान लो इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, ये डिपेंड नहीं है, मतलब ये इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो बंदा, चाहे वो मेंबर मर जाए, चाहे वो मेंबर है ना इंसॉल्वेंसी हो जाए। मान लो कि हम इस कंपनी के अंदर 15 मेंबर है, 15 मेंबर है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, 8 मेंबर चले गए घूमने के लिए, और जो बच के 7 मेंबर है ना वो कंपनी संभाल रहे थे। पर क्या पता नहीं क्या हुआ, इस 7 के साथ है ना, तो हो गए इंसॉल्वेंसी हो गए। 8 है ना जो वहां घूमने गए थे ना, वो घूमने वो मरी गए वहां पर। तो ये थोड़ा ना कि कंपनी बंद हो जाएगी भाई, कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या? मैनी कंपनी इन इंडिया आर एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 ईयर्स, लाइक टाटा 100 साल से पहले से काम करती आ रही है। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी के पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। देयर वाज अ कंपनी विच हैज मेंबर एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन अ क्राफ्ट। मतलब ये बताया गया कि भाई एक एग्जांपल है कि कंपनी है जिसके पास 7 मेंबर्स हैं और ऑल ऑफ देम वर, मतलब वो एयरक्राफ्ट में मतलब मर चुके। भाई जब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी को, कंपनी अपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लाइक टाटा की बात कर ले भाई, टाटा कब से है, 100 साल हो चुके हैं। पहले टाटा के पापा मतलब दादाजी चलाते थे, फिर टाटा, फिर वो अभी रतन टाटा खुद चला रहे, फिर उसके बेटा चलाने लग जाएगा। तो ये चलती रहेगी कंपनी, कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती। कंपनी बंद इसलिए जब भी हो सकती है जब कोई लो, जब कोई मतलब कंपनी से एक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई कोर्ट आपको कहे कि आप गलत धंधा कर रहे हो या फिर आप इलीगल काम करने लग रहे हो, आपके अंदर ही भाई आपने बोला कुछ है, तो जब आप बंद कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। अब जो मेंबर की लायबिलिटी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? वो डिपेंड होगी काइंड ऑफ कंपनी विच ही इज अ मेंबर, वो किस कंपनी का मेंबर है उसके ऊपर डिपेंड होगी। वी नो दैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अपन को पता है कि कंपनी है क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जो कि है कौन, डिफरेंट है अपने मेंबर से। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। Thus, in the case of limited liability company, limited liability company के केस में अंदर क्या है, the debt of the company in totality do not become the debt of the shareholder। limited liability क्या है? मान लो कि एक कंपनी है, इसके ऊपर 10 करोड़ का डेप्ट है, इसके शेयर होल्डर इतने हैं। भाई ये जो 10 करोड़ का डेप्ट है ना, ये कंपनी इन शेयर होल्डर से नहीं ले सकती, नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर है ना क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के मेंबर है। द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू
ऑफ द शेयर होल्डर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर लाइक मान लो कि ये भाई वो ये लिमिटेड मेंबर वाले हैं, ठीक है, इनके ऊपर 10 रुपये का शेयर है, इन्होंने मान लो 9 पे कर दिए, तो ये लाइबल किसके लिए रहेंगे, ओनली 1 रुपये के लिए, ठीक है ना, ये लाइबल रहेंगे। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, गारंटी के केस में कैसे भाई ये समझाता हूं मैं आपको, भाई पढ़ते हैं पहले फिर समझाता हूं। द मेंबर आर लाइकली ओनली टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अब देखो सुनो भाई, ये कंपनी है, इसके अंदर 5 मेंबर है, लाइक एक तो मैं हो गया, मतलब एसजी सर, एक हो गया पीयूष, एक हो गया साहिल, एक हो गया कार्तिक और एक हो गया मोहित। 1 2 3 4 5 मेंबर है भाई। ये कंपनी है ना, इनके ऊपर इनका बड़ा दिल हो गया, बहुत बड़ा दिल हो गया भाई, मतलब इतना दिल हो गया कि अगर इस कंपनी के छोटी सी भी खरोच आ गई ना भाई, इनकी जान कट जाती है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, इन्होंने ना गारंटी दे दी इन कंपनी को, इस कंपनी को गारंटी दे दी, कल को मान लो कुछ भी आपके अंदर अगर डेप्ट हुआ, मान लो 10 मतलब आपको डेप्ट हुआ कितने भी अमाउंट का, हम सब इक्वली बियर करेंगे। अब मान लो कि आगे चल के कंपनी को 10 करोड़ का क्या हुआ, घाटा हो गया, डेप्ट हो गया, ठीक है। अब कंपनी भाई गारंटी तो उन्होंने ली थी, किसने ली थी, एक तो एसजी सर ने ली थी, एक पीयूष ने ली थी, एक साहिल ने ली थी, एक कार्तिक ने ली थी, एक मोहित ने ली थी, इन सभी ने गारंटी ली थी ना भाई गारंटी। अब लाइबल कौन है, जो ये 5 के 5 मेंबर है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर लाइबल है इस कंपनी के डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इन्होंने बताया था कि आप इक्वली बियर करेंगे, तो मतलब 2 करोड़ ये एसजी सर काट के देंगे, 2 करोड़ पीयूष काट के देगा, 2 करोड़ साहिल काट के देगा, 2 करोड़ कार्तिक काट के देगा और 2 करोड़ मोहित काट के देगा इसके डेप्ट कंप्लीट। और ये कब काट के देंगे, लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है ना, जब लिक्विडेशन जा रहे हैं, मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं है और ये डेप्ट कंप्लीट करना है, या फिर आप बोल सकते हैं वाइंड अप के टाइम, बीच में नहीं मांग सकती, ये गारंटी के रूप है ना, बीच में नहीं मांग सकती कंपनी लास्ट में मांग सकती है, ठीक है। हाउएवर अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के मेंबर है तो इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, भाई वो ये ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी का अगर मेंबर है तो तेरा घर चला जाएगा। अगर मान लो कि कोई अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर है भाई, वो हर जगह लायबल होगा, वो डेप्ट के लिए भी लायबल होगा, अगर मान लो वो डेप्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा ना, तो भाई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाएगी उस डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। अनलिमिटेड का मतलब समझ लो कि तेरा घर तक भी चला जाएगा एक डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आपको ये 3rd पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा पॉइंट और बच रहा है, 2 पॉइंट और बच रहे हैं, फिर फ्री, ठीक है भाई। लोगों बढ़िया समझ के पढ़ो, अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ो, सही बोल रहा हूं। अगर एक बार आपको लो अगर रिवाइज हो गया ना, आप है ना पेपर के पहले बस आपको पन्ने पलटने हैं, सच्ची बता रहा हूं, पन्ने पलटने हैं भाई। इतना पढ़ लो कि मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो, मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर लो। एक बार शाम को मतलब सोने टाइम से पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। सच्ची बोल रहा हूं भाई, रियलिटी में बोल रहा हूं, आपको पेपर से पहले फियर नहीं होगा। और भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो लो की, अभी से बोल रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस करने लग जाओ। मान लो कि आज मान लो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, कंपनी एंड फीचर, लिख के देखो भाई, चाहे देख के लिखो पर लिख के देखो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर देता हूं इंपॉर्टेंट भाई। अगर मान लो कि आपके सीए फाउंडेशन में 2 नंबर का भी पूछा गया हुआ है, 3 नंबर तक भी पूछा गया है, बीकॉम में पूछा तो भाई बीकॉम में तो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। फीचर ऑफ द कंपनी 3-4 फीचर, 2-3 फीचर एक्सप्लेन कर दो भाई, कभी 5 नंबर में ही पूछ लिया। इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। A company is an artificial person, hence it is created by a process other than a natural birth.
भाई कंपनी, एक बात बताओ, नेचुरल बर्थ से तो होती नहीं है, नेचुरल बर्थ से तो नहीं होता ना कंपनी, कंपनी प्रोसेस से होती है। ठीक है, वो प्रोसेस किसके अंदर होता है? लॉ के अंदर होता है। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। कंपनी किससे क्रिएट होती है? लॉ से। कंपनी किससे क्रिएटेड होती है? लॉ से। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोटेड विद ऑल द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये जब क्रिएट होती है ना लॉ से, तो इसको एक दर्जा दिया जाता है, क्या तो एक पर्सन बन गई है, तो एक पर्सन बन गई है, मतलब तो एक आदमी बन गई है। ठीक है ना, क्लोटेड कर देते हैं आदमी से, और जो आदमी के राइट्स होते हैं ना वो सारे के सारे इसको कंपनी को मिल जाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कंपनी ही बोली जाती है। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैविंग बैंक अकाउंट, रेज लोन, इंकर लाइबिलिटी एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जब भी समझाया था आपको कि अगर कंपनी है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी रजिस्टर होने के बाद क्या कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी को, ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है अपना, इंकर लाइबिलिटी कर सकती है, लाइबिलिटी को इंकर कर सकती है, लोन रेज करवा सकती है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट एंड इंकर लाइबिलिटी टू इट। भाई जो कोई मेंबर है, मान लो कि कोई दूसरा मेंबर, कोई थर्ड पर्सन है ना, वो इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इट कैन स्यू। भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या कर सकती है? सू कर सकती है। मान लो कोई इस कंपनी के साथ किसी ने धोखा कर दिया तो उसको सू कर देगी। अगर इस कंपनी ने किसी और के साथ, किसी तीसरे बंदे के साथ धोखा कर दिया तो ये इस कंपनी को क्या कर सकता है? सू कर सकता है। मतलब इट कैन सू और बी सूड ऑन इट्स नेम। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू अ जेल। अब एक बात बताओ, इस कंपनी को अपन जेल में भेज सकते हैं? मतलब मान लो ये कंपनी अमृतसर में लगी हुई है, उठाई इस कंपनी को और जेल में लाके डाल दी, ऐसे कर सकते हैं? नहीं ना रे बाबा। टेक एन ओथ, ठीक है ना, ओथ, शपथ। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अब की बार एग्जामिनेशन में पास करूंगा। भाई कंपनी कोई शपथ नहीं लेती, कोई ओथ नहीं लेती। मैं भी, कंपनी शादी भी नहीं कर सकती भाई। हाँ, पर्सन शादी कर सकता है, कंपनी शादी नहीं कर सकता। ठीक है ना, कंपनी मतलब कंपनी मैरी नहीं कर सकती। एंड प्रैक्टिस आर लर्न प्रोफेशन। अब कोई कंपनी है ना, कंपनी प्रैक्टिस नहीं करती। ये एक प्रोफेशन, मतलब एक प्रोफेशन को याद करना फिर आप प्रोफेशन की तरह प्रैक्टिस करना, नो, कंपनी ये नहीं करती। ठीक है ना, हैंस इट इज अ लीगल पर्सन ऑन इट्स ओन सेंस। मतलब क्या नाम है कि लीगल पर्सन है उसके खुद के सेंस के अंदर। एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, it cannot act only through some human agency, but it can act only through some human agency। मतलब क्या बताया, एक कंपनी है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि है ना एक्ट करती है एक ह्यूमन एजेंसी की वजह से। द डायरेक्टर कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। जो है ना डायरेक्टर है ना, वो क्या है, वो कंट्रोल करते हैं उसके अफेयर्स के। लाइक मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री को कौन डायरेक्ट कंट्रोल करता है? रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी। ठीक है ना, टाटा को रतन टाटा, ये सारे के सारे क्या डायरेक्टर हैं, मतलब इनके डायरेक्टर या फिर मालिक ये सारे के सारे इन कंपनियों को डायरेक्ट करते हैं। बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। बट वो कोई एजेंट नहीं है मेंबर के, ठीक है, कंपनी के। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक कॉमन सील के बारे में दोस्तों। ठीक है, कॉमन सील क्या होती है? अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट based out with a body of a natural being. A common seal is an official signature of the company which is affixed by the officer and employees of the company on its every document। मतलब एक क्या है, कॉमन सील है एक ऐसा सिग्नेचर है जो कि जितने भी मेंबर है, जितने भी ऑफिसर है ना, वो सबके सब साइड करते हैं जब किस लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी को। कॉमन सील इज यूज्ड फॉर बाय अ कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ इट्स और इनकॉर्पोरेशन। मतलब कॉमन सील है ना एक ऐसा टूल बोल सकते हैं जो कि हेल्प करता है कॉर्पोरेशन को लिए और एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील। अगर मान लो कोई कंपनी के बाद कॉमन सील नहीं है, द अथॉराइजेशन शैल बी मेड बाय अ टू डायरेक्टर और बाय अ डायरेक्टर एंड
कंपनी सेक्रेटरी वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। अगर मान लो किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या करेंगे, क्या 2 डायरेक्टर, ठीक है, या फिर एक बाया डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, कोई एक कंपनी सेक्रेटरी वो दोनों साइन कर सकते हैं या फिर 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। और जो कंपनी सेक्रेटरी है ना वो कौन है, वो अपॉइंट होना चाहिए किसके थ्रू से, कंपनी की थ्रू से। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कंपनी एंड इट्स फीचर। एक बार फीचर जल्दी से मैं ना क्विक रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको दोबारा से रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बताता है, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ के अंदर बता सकते हैं अपन, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको अपन किसका दर्जा देंगे, कंपनी का दर्जा देंगे, ठीक है। फीचर ऑफ द कंपनी में फर्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, शेयर होल्डर अलग होता है और कंपनी अलग होती है, ठीक है ना। व्हेन अ कंपनी रजिस्टर्ड इट इज क्लोटेड विद द लीगल पर्सनैलिटी, वो लोग के कब्जे, जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है, वो लोग के कब्जे के अंदर आ जाती है। इट कम टू द ऑलमोस्ट दैट द सेम राइट एंड पावर एज अ ह्यूमन बींग्स, उसके पास पावर आ जाती है, सेम पावर आ जाती है, सेम राइट आ जाती है, किसके, ह्यूमन बींग्स के। इट एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, अलग अलग एग्जिस्टेंस होते हैं मेंबर के, डिफरेंट अलग अलग एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, रेज लोन कर सकती है, इनकर लाइबिलिटी कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है। अ मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है। किसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, किसका, मेंबर का, कंपनी के अंदर। किसके अंदर केस दो था, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस। मैक्योरा क्या था, एक होल्डर था, किसका, एक कंपनी का। कंपनी किसमें डीलिंग करती थी, टिम्बर में कंपनी डीलिंग करती थी। और एक क्या था, मैक्योरा मेजर कैडर भी था, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी कि भाई मैंने सारे के सारे पैसे उस कंपनी के अंदर लगा दिए, कल को मान लो उस कंपनी के अंदर आग लग गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक इंश्योरेंस ले लिया खुद के नाम पे, किसका, कंपनी का, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, उस कंपनी के अंदर आग लग गई तो वो उसने फोन किया इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि भाई जिस कंपनी का मैंने इंश्योरेंस लिया था उस कंपनी के अंदर आग लग गई, अब आप आओ और देखो। इंश्योरेंस कंपनी ने आके उसकी बुद्धि पकड़ ली, बोली तू कौन, बोला मैं तो इसका शेयर होल्डर हूँ। बोला शेयर होल्डर के पास तो कोई राइट ही नहीं होते कि भाई वो प्रॉपर्टी की, कंपनी की प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं होगा। अब बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर चाहे मर जाए चाहे चेंज हो जाए बट कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई मेंबर के चाहे शेयर होल्डर है ना, वो चाहे चेंज हो जाए, वो चाहे कितने मल्टीपल हैंड्स में चले जाए, जब भी उनको कोई ना कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और वो किससे क्रिएट हुई है, वो लॉ से क्रिएट हुई है। लॉ अलोन कैन ब्रिंग द एंड ऑफ इट्स लाइफ, लॉ अकेला उसकी कंपनी को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, मतलब उसको खत्म कर सकता है। वो खत्म कैसे कर सकता है भाई, खत्म अगर मान लो कंपनी बता रही है कि मैं फाइनेंस में डीलिंग कर रही हूँ, वो बेच रही है ड्रग्स, तो भाई वो कोर्ट आएगा, कोर्ट उसको नोटिस देगा कि भाई वो कंपनी बंद करनी पड़ेगी या फिर पेनल्टी भरवाएगा, ठीक है। ये होता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट affected by the death और insolvency of the member। भाई इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो डेथ और इंसॉल्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब इसके अंदर थर्ड बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या बोलती है भाई, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। भाई इसमें 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन से, लिमिटेड लाइबिलिटी, गारंटी और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है, द डेब्ट ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेब्ट ऑफ द शेयर होल्डर। अगर मान लो कंपनी का 10,000 करोड़ का घाटा है तो वो भाई वो शेयर होल्डर से नहीं ले सकती 10,000 करोड़ का। अगर शेयर होल्डर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर अगर मेंबर है तो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। मान लो
लो शेयर 10 रुपए का है और कंपनी और मेंबर ने 9 रुपए दे रखे हैं, तो वो लायबल किसके लिए रुपए होंगे? 1 रुपए के लिए लायबल होंगे, ना कि उसके डेप्ट के लिए। ठीक है, अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। गारंटी में क्या है कि मान लो कि भाई जितने भी मेंबर है उनको इंश्योरेबल इंटरेस्ट है भाई, उनको मतलब नहीं सॉरी उनको इंटरेस्ट हो गया कि उस कंपनी के अंदर मान लो उस कंपनी का कुछ भी खरोच आएगी भाई, उनका दिल दिल है ना वो दुख जाता है। तो उसने क्या हुआ, उन्होंने कंपनी को कहा कि हम गारंटी लेते हैं, अगर मान लो कि आपको कुछ भी डेप्ट हो गया तो हम बियर करेंगे। लाइक मान लो 5% है, 5% ने गारंटी दे दी उस कंपनी को कि भाई आपको अगर डेप्ट हुआ तो हम इक्वली बियर करेंगे। मान लो कि उस कंपनी को आगे जाके 10 करोड़ का घाटा हो गया तो सर गारंटी जो जिन्होंने जिन पर्सन ने गारंटी दी थी ना वो सारे के सारे लायबल हो जाएंगे उस डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना। अब अगर मान लो वो पर्सन अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर बन गया है, अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर बन गया है, तो भाई तेरा घर चला जाएगा उस डेप्ट को। अगर मान लो कंपनी आगे जाके लॉस में चलती है तो ऑब्वियसली की बात है उसका घर तक बिक जाएगा भाई उस डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, समझना। क्या बोलता है कि कंपनी है ना वो किससे क्रिएट हुई है, वो एक प्रोसेस से क्रिएट हुई है, ना कि एक नेचुरल बर्थ से। नेचुरल बर्थ से कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं होती, प्रोसेस से क्रिएट होती है। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। वो किससे क्रिएट हुई है, लॉ। ठीक है ना। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्रिएटेड विद ऑल द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। भाई रजिस्टर होने के बाद, लॉ के साथ होने के बाद उनको एक हक मिल जाता है कि आप पर्सन की तरह ट्रीट होंगे। फर्दर द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, रेज लोन, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बढ़ सकती है और इनकर लायबिलिटी कर सकती है। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी एक्वायर राइट अगेंस्ट इट एंड इनकर लायबिलिटी। कोई भी मेंबर थर्ड पर्सन आके उस कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इट कैन बी सूड और बी सूड ऑन इट्स नेम। ठीक है ना, कंपनी शू कर सकती है खुद के नाम से दूसरे बंदे को। ठीक है, कंपनी शू हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन अगर उसको शू करे तो। इट डू नॉट इट अब ये क्या है भाई ये इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट। भाई वो जेल में नहीं जा सकती, वो शपथ नहीं ले सकती, वो मैरी नहीं कर सकती और वो प्रोफेशन की तरह लर्न नहीं कर सकती। सिंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। वो एक लीगल पर्सन है इन ओन सेंस, मतलब डायरेक्टली वो एक लीगल पर्सन है, इनडायरेक्टली आप वो उसको अपन पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल person, it can act only through some human agency. The director can control affairs of the company and act its agency. ठीक है भाई, बताया कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक भाई ह्यूमन एजेंसी उसके अंदर लागू हो जाती है। ठीक है ना, और जो डायरेक्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इन सभी चीज़ों को। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील क्या बोलता है, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ट और विद द कंपनी ऑफ नेचुरल बीइंग। अ कंपनी कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी विच इज affixed by the officer and employee of the company on its every document। अब कॉमन सील एक ना ऐसा सिग्नेचर था, ऑफिसर ऐसा सिग्नेचर था जो कि हर बंदे हर एम्प्लॉइज साइन करते थे इनकॉर्पोरेशन के लिए। कॉमन सील किसके अंदर यूज होता था, कॉर्पोरेशन के लिए, और एक सिंबल था इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, अब कंपनी अब इसमें बोलता है अगर एक कंपनी है उसके पास कोई भी अगर मान लो कॉमन सील नहीं है तो उसका जो ऑथराइजेशन है ना वो कौन बना सकता है, 2 डायरेक्टर बना सकते हैं या फिर कोई एक डायरेक्टर कोई एक सीएस, और जो सीएस अपॉइंट करेंगे ना वो कंपनी ने अपॉइंट कर रखा होगा। आई होप कि आपको कंपनी एंड इट्स फीचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज ये वाली वीडियो सभी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, और जो मैंने अभी जितने भी मैंने बताए भाई वो नोट्स बनाते रहना। अगर आपकी लाइन आपकी बुक के अंदर वो लाइन है तो कोट कर लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं लिख लेना, आप एसएस ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलो तो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट टाटा सी यू। प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।